आज हम सीधा टारगेट करेंगे RRB-ALP एग्जाम को और निमी पैटर्न पर आधारित इलेक्ट्रिकल वायरिंग स्टैंडर्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परीक्षा पंडित। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। देखो, वायरिंग का मतलब सिर्फ दीवार में तार और स्विच जोड़ना नहीं है। इन रूल्स और सेफ्टी मानकों के पीछे एक पूरी साइंस है। बिल्कुल। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी भी वायरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत अचानक से तार लेने से नहीं होती। एक स्ट्रिक्ट रूल बुक फॉलो करनी पड़ती है। तो सबसे पहले इनके लोड लिमिट्स की बात करते हैं। अगर सीधा MCQ आता है लाइट सर्किट और पावर सर्किट के लोड पर, तो इसको कैसे याद रखें? हाँ, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। देखो, इसका ट्रिक बड़ा सिंपल है। लाइट सर्किट जिसमें नॉर्मल बल्ब और पंखे चलते हैं, वहां मैक्सिमम 800 वॉट या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट्स ही अलाउ होते हैं। और जो पावर सर्किट है, जहां गीजर और AC जैसे हेवी लोड्स हैं, उसका लिमिट मैक्सिमम 3000 वॉट होता है। राइट, क्योंकि अगर लिमिट क्रॉस हुई तो ओवर हीटिंग से आग लग सकती है। अच्छा, एक डाउट और है। नियम कहता है कि स्विच बोर्ड फर्श से एग्जैक्टली 1.5 मीटर यानी करीब 48 इंच ऊपर होना चाहिए। पर क्या ये सिर्फ आसानी और कन्वीनियंस के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ी सेफ्टी साइंस है? इसके पीछे दो बहुत बड़े सेफ्टी फैक्टर्स काम करते हैं। पहला तो ये कि छोटे बच्चों की रीच से बोर्ड पूरी तरह दूर रहे। बच्चों की आदत होती है सॉकेट की छेद में उंगली या कोई चीज डालने की, जो एक फेटल हजार्ड बन सकता है। हाँ, वो तो है, बच्चे तो शैतान होते ही हैं। और दूसरा रीजन? दूसरा फैक्टर थोड़ा ज्योग्राफिकल है। अगर कभी इमारत में माइनर फ्लडिंग हो जाए, पाइप फट जाए या पानी भर जाए, तो ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर की दूरी सेफ्टी देती है। पानी और इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन बहुत जानलेवा होता है। एकदम सही। और वोल्टेज ड्रॉप को लेकर भी तो नियम है कि पूर्ण लोड पर मैक्सिमम 5% ड्रॉप ही अलाउ है। हालांकि सामान्य स्थिति में 3% कोशिश करते हैं। लीकेज करंट भी 1/5000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर एक बात बताओ, ये जो तार चुने जाते हैं, उनकी मोटाई यानी गेज कैसे तय होता है? तार की मोटाई नापने के लिए हम SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज करते हैं। इसकी रेंज 0 से 36 तक होती है। पर यहां ध्यान देना दोस्तों, इसमें एक उल्टा लॉजिक काम करता है। नंबर जितना छोटा होगा, तार उतना ही मोटा होगा। अच्छा, यानी 0 SWG का तार सबसे मोटा होगा? बिल्कुल, 0 SWG सबसे मोटा होता है, जो हेवी इंडस्ट्रियल सप्लाई में काम आता है। और 36 SWG सबसे पतला होता है, जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। अब इसके आगे चलते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 पर, जो पूरे सिस्टम की फाउंडेशन है। जैसे रूल 85 कहता है कि दो पोल्स के बीच की दूरी 67 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर 67 मीटर ही क्यों? अगर हम इस दूरी को 80 मीटर कर दें तो क्या नुकसान होगा? तार तो वही रहेगा ना? वहां ग्रेविटी और हवा की फिजिक्स काम आती है यार। अगर दूरी 67 मीटर से ज्यादा होगी तो तार का अपना वजन उसे नीचे की तरफ खींचेगा, जिसे हम टेक्निकल भाषा में सैग कहते हैं। लंबे डिस्टेंस में सैग इतना बढ़ जाएगा कि तेज हवा आने पर तार आपस में टकराकर मैसिव शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ओह वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और बाकी रूल्स क्या कहते हैं? रूल 75 ओवरहेड लाइंस के जॉइंट्स के बारे में है। रूल 77 ग्राउंड क्लियरेंस तय करता है ताकि नीचे से गुजरने वाले ट्रक लाइव वायर से ना टकराएं। और रूल 92 आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग से सुरक्षा के लिए है, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ वोल्ट्स होते हैं। समझ गए। और अगर ग्लोबली देखें तो IEC 6364 एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बताया गया है जो EMI से बचाव करता है। EMI वही चीज़ है ना, जब पुराना मिक्सर चलता था तो टीवी में अजीब सी लाइनें आने लगती थीं या ऑडियो में ब्ज़ की आवाज़ आती थी। सही पकड़ा। जब हेवी करंट बहता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो आसपास के इलेक्ट्रॉनिक्स के सिग्नल तोड़ देता है। IEC मानक यही तय करते हैं कि वायरिंग इस फील्ड को ब्लॉक कर सके। एक और ग्लोबल नियम है कलर कोडिंग का। एग्जाम में सीधा आएगा। फेस के लिए रेड, येलो, ब्लू तार, न्यूट्रल के लिए ब्लैक और अर्थ यानी ग्राउंडिंग के लिए ग्रीन तार। ये कलर्स तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसे हैं। चलो, नियम तो सेट हो गए। अब आते हैं उन रस्तों पर जहां से करंट गुजरेगा। वायरिंग लेआउट्स की अगर बात करें तो एग्जाम सोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेथड और ट्री सिस्टम दिया है। हाँ, आज के टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेथड बेस्ट है। ये एक स्टार नेटवर्क की तरह काम करता है। हर रूम के लिए अलग डेडिकेटेड तार और MCB होती है। इसमें DPIC यानी डबल पोल आयरन क्लैड स्विच यूज होता है, जो 16 एम्पियर और 240 वोल्ट का होता है।
वोल्टेज सबको बराबर मिलता है। पर ट्री सिस्टम का क्या? पढ़ने में लगता है इसमें सिर्फ डिसएडवांटेजेस है। फॉल्ट ढूंढना मुश्किल, वोल्टेज असमान और जॉइंट्स की भरमार। तो अगर ट्री सिस्टम इतना बेकार है तो ये सिस्टम कभी बनाया ही क्यों गया था? वो क्या था ना कि शुरुआती दौर में लोगों के घर लोड बिल्कुल ना के बराबर था, बस एक बल्ब और एक पंखा। तो तार और पैसा बचाने के लिए एक लंबा मेन तार छत से निकालते थे और पेड़ की ब्रांचेस की तरह कट लगा के सप्लाई लेते थे। अच्छा, मतलब सस्ती वायरिंग के चक्कर में। बिल्कुल। पर आज जब एसी और माइक्रोवेव चल रहे हैं तो वो ब्रांच वाला सिस्टम सीधा आग लगने का रिस्क है। वैसे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बार याद दिला दूं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। परफेक्ट। अब थोड़ा जॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। लेआउट में करंट फ्लो के लिए लूपिंग मेथड और कनेक्टर मेथड यूज होते हैं। लूपिंग मेथड घरेलू वायरिंग में आम है क्योंकि इसमें तार बिना काटे आगे लूप होता है। सही कहा। और कनेक्टर मेथड में हम मेन लाइन में कट लगाकर जोड़ते हैं, पर ये सिर्फ लो करंट के लिए होता है। इन सब जॉइंटिंग रूल्स के ऊपर एक महानियम है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, IE रूल 31 और 32। ये नियम क्या कहता है एग्जैक्टली? ये रूल क्लियरली डिफाइन करता है कि फेज वायर हमेशा स्विच या फ्यूज से ही जुड़ेगा और न्यूट्रल वायर हमेशा न्यूट्रल लिंक पर लगेगा। ये तो वही पानी और नाली वाला लॉजिक हुआ ना। फेज से पावर आती है और न्यूट्रल से वापस जाती है। अगर गलती से न्यूट्रल को स्विच से जोड़ दिया तो स्विच ऑफ करने पर फ्लो तो रुकेगा, पर होल्डर में पावर अभी भी मौजूद रहेगी। हाँ, और वही हॉरर मूवी वाला सीन सच हो जाएगा जो तुमने शुरू में बताया था। चलो अब आते हैं वायरिंग की सिस्टम्स पर, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी वायरिंग में हम फ्लेक्सिबल केबल यूज करते हैं जैसे PVC या CTS, पर इसमें डैमेज का डर बहुत होता है। और क्लीट वायरिंग से भी तो क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पोर्सिलेन यानी चीनी मिट्टी के क्लीट्स यूज होते थे। स्रोत कहता है कि ये क्लीट 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगते थे। एकदम। पर क्लीट वायरिंग को नमी वाले स्थान पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इसकी लाइफ मुश्किल से 5 साल होती है और ओपन तार की वजह से शॉक का खतरा हमेशा रहता है। ये सबसे सस्ती थी। अगर परमानेंट वायरिंग की तरफ देखें तो पहले बैटन वायरिंग आती थी जिसमें 10 mm मोटी लकड़ी लगती थी। फिर हेवी ड्यूटी सुरक्षा के लिए लेड शीथेड वायरिंग आई थी जिसमें लेड एलॉय का कवर और पेपर इंसुलेशन था 250 वोल्ट तक के लिए, पर ये बहुत महंगी थी। हाँ, लीड शीथेड बहुत महंगी और भारी थी। यही वजह है कि एवोल्यूशन जरूरी था। राइट। एक पैटर्न देखो यहाँ पर, कॉस्ट और सेफ्टी के बीच हमेशा एक ट्रेड ऑफ चल रहा है। टीक या सागवान लकड़ी जैसी महंगी चीज आग पकड़ सकती थी, फिर सस्ती PVC आई तो उसने कॉस्ट कम की और सेफ्टी बढ़ा दी। तो क्या लीड शीटेड वायरिंग भी अब आउटडेटेड हो चुकी है PVC के आने से? हाँ, टेक्नोलॉजी ने उसे पूरी तरह आउटडेटेड कर दिया है। आजकल सिर्फ PVC केसिंग कैपिंग या फिर सबसे एडवांस सिस्टम यानी कॉन्डुइट और कंसील्ड वायरिंग यूज होती है। कॉन्डुइट वायरिंग में 16 से 65 mm इंटरनल डायमीटर वाले मेटल या PVC पाइप यूज होते हैं। और कंसील्ड वायरिंग तो दीवार के अंदर छिपा दी जाती है प्लास्टिक के पीछे, जो सबसे सेफ है, पर उसके लिए लेबर बहुत स्किल्ड होनी चाहिए। अब थोड़ा इन कॉन्वेट सिस्टम्स के छोटे पुर्जों पर फोकस करते हैं क्योंकि वहां से बहुत डिटेल्स आती हैं एग्जाम में। देखो, पाइप को जोड़ना एक आर्ट है। जब 2 पाइप सीधे जोड़ते हैं तो कपलर लगाते हैं जिसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, और अगर थ्रेड्स बाहर हैं तो उसे निपल कहते हैं। पर सबसे जरूरी है दिशा बदलना, जिसके लिए बेंड और एल्बो आते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? MCQ में कैसे पहचानेंगे? बेंड पाइप को 90 डिग्री के एक स्मूथ और वाइड आर्क में मोड़ता है, पर जहां मोड़ बहुत तीखा और शार्प हो, जैसे पिलर का कोना, वहां एल्बो यूज होता है ताकि तार खींचते वक्त फेस कट ना हो। अच्छा, एक और पार्ट है बुशिंग। मुझे ये कॉन्सेप्ट काफी रोचक लगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे जूतों के अंदर पहने जाने वाले मोजे की तरह काम करती है ना? वाह, ये बहुत सही एनालॉजी है। बिल्कुल मोजे जैसी ही होती है। क्योंकि अगर मोजे ना हो तो नए सख्त जूते हमारी एड़ियां छील देते हैं। ठीक वैसे ही मेटल पाइप के सख्त किनारे तार की चमड़ी यानी इंसुलेशन को छील सकते हैं अगर बुशिंग न लगाई हो। परफेक्ट। अगर बुशिंग नहीं है तो तार छिलेगा और सीधा शॉर्ट सर्किट होगा। इसके अलावा पाइप को बॉक्स में कसने के लिए लॉक नट लगता है और पाइप को दीवार पर फिक्स रखने के लिए सैडल लगाते हैं। मास्टर गाइड कहती है कि 2 सैडल के बीच मैक्सिमम दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर दूरी 60 सेंटीमीटर से ज्यादा हुई
तो पाइप में सैग आ जाएगा और वायर्स को अलग ब्रांच में ले जाने के लिए टी लगाते हैं और जॉइंट्स के लिए जंक्शन बॉक्स। तो मान लीजिए सारी चीजें लग गई, क्या अब मैं स्विच सीधा ऑन कर सकते हैं? अरे नहीं, पागल हो क्या? बिना टेस्टिंग के सिस्टम ऑन करना तो हाईवे पर बिना ब्रेक चेक किए स्पोर्ट्स कार भगाने जैसा है। वोल्टेज ड्रॉप, ईएमआई या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जैसी बहुत आम समस्याएं हो सकती हैं। सबसे मेन टेस्ट है पोलैरिटी टेस्ट। वही फेज और स्विच वाला चेक? हाँ, इस टेस्ट का एम ये देखना है कि क्या फेज वायर सीधा स्विच में जा रहा है या नहीं। अगर स्विच ऑफ करने पर भी टेस्ट लैंप फेंटली जल रहा है तो समझ लो वायरिंग रिवर्स हो चुकी है और ये जानलेवा है। क्योंकि अप्लायंस ऑफ दिखेगा पर करंट उसमें भरा होगा। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी तो होता है मेगामीटर से, राइट? एकदम। मेगामीटर 500 या 1000 वोल्ट का हाई प्रेशर डीसी पल्स भेजता है तारों में। ये टेस्ट मेन स्विच ऑफ करके होता है। अगर मेगर की रीडिंग 0 आ गई तो इसका मतलब सर्किट में करंट बिना रुकावट सीधा वापस आ गया, यानी कहीं शॉर्ट सर्किट है और उसे तुरंत ठीक करना पड़ेगा। इस पूरे डीप डाइव से एक बात तो क्लियर है, हम बस एक बटन दबाकर लाइट जला देते हैं, पर इसके पीछे आईई रूल्स के प्रिसाइज मेजरमेंट्स और स्ट्रिक्ट टेस्टिंग टूल्स का एक इनविजिबल इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये वाकई एक हाईली इंजीनियर्ड आर्ट है। बिल्कुल, इन स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से ही हमारी इमारतें सुरक्षित रहती हैं और आग का डर कम होता है। सही कहा। और इस चर्चा को हम एक आखिरी नए विचार के साथ छोड़ते हैं। आजकल हमारे पूरे घर में स्मार्ट डिवाइसेस, यूएसबी आउटलेट्स और स्मार्ट एलईडीज भरे हैं जो लो वोल्टेज डीसी पावर पर काम करते हैं। पर हमारे ये सारे 1956 के रूल्स एसी लोड्स के लिए डिजाइन थे। तो क्या आने वाले वक्त में इन पुराने रूल्स को हटाकर एक नया डीसी वायरिंग स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा जहां घरों में सेफ लो वोल्टेज फ्लो हो? ये एक ऐसी टेक डिबेट है जिस पर आगे जरूर बड़ी चर्चा होगी। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। मुझे ना हमेशा से ये डाउट था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा मतलब है कि प्लानिंग, मार्जिन और ये जो लूपिंग सिस्टम वाले टॉपिक्स हैं, हाँ, इनसे कैसे सवाल आते हैं? हाँ, तो देखो यार, वायरिंग हमेशा ना जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल प्लान होता है ना, उसी के हिसाब से होनी चाहिए। और एग्जाम में सबसे सीधा सवाल आता है मार्जिन के परसेंटेज पर। मतलब कितना एक्स्ट्रा लेके चलते हैं? बिल्कुल, जो कंड्यूट होता है ना, पीवीसी पाइप जिसे कहते हैं, उसकी कुल लंबाई का कम से कम 10% मार्जिन एक्स्ट्रा रखना एकदम अनिवार्य है। अच्छा, मतलब 10% का बफर रखना ही है? हाँ, एकदम। और अब लूपिंग सिस्टम की बात करें, हाँ। तो नियम यह है कि स्विच बॉक्स के अंदर जो तारों की लंबाई हम छोड़ते हैं ना, वो बॉक्स की ऊंचाई से 0.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। अगर बॉक्स 10 इंच का है, हाँ, तो 5 इंच एक्स्ट्रा तार अंदर ही मोड़कर रखना होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। पर यार, बॉक्स में तो वैसी जगह इतनी कम होती है ना, ये तो एक तरह से मटेरियल की बर्बादी हो गई। पहली बार में सबको यही लगता है, लेकिन मान लो कल को स्पार्क हुआ और तार का सिरा जल गया। ओहो, तो फिर नया सिरा छीलना पड़ेगा? बिल्कुल। और अगर तार एकदम नाप कर काटा होगा ना, तो इलेक्ट्रिशियन उसे दोबारा जोड़ ही नहीं पाएगा, उसे पूरी दीवार से नया तार खींचना पड़ेगा। अरे बाप रे, फिर तो घर वाले इलेक्ट्रिशियन को ही कूट देंगे। मरम्मत आसान करने के लिए ये 0.5 गुना वाला आइडिया बढ़िया है। अच्छा, एक और डाउट था मेरा, छत से वायरिंग की दूरी और सर्किट को अलग रखने की क्या नियम है? इसका तो सीधा आंकड़ा आता है एग्जाम में। जो रनिंग इंस्टॉलेशन होती है ना, जहां से हॉरिजॉन्टल कॉन्डुइट गुजरता है, उसकी छत से दूरी 0.25 मीटर से लेकर 0.5 मीटर के बीच होनी चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब छत से सटाकर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि यार, छत पर अक्सर सीलन आती है और पंखे वगैरह लगाते टाइम ड्रिलिंग भी होती है ना। अगर तार एकदम छत से चिपका होगा तो कटने का रिस्क सबसे ज्यादा है। हाँ, सही बात है। और शायद इसी वजह से पावर और लाइटिंग वायरिंग को भी अलग रखा जाता है ना? एकदम करेक्ट। पावर वाले तार जैसे एसी और हीटर के ना काफी गर्म होते हैं, उनके लिए अलग कंड्यूट होना चाहिए, वरना वो लाइटिंग के पतले तारों को पिघला देंगे। और हाँ, हर सब सर्किट की अपनी अलग अर्थ वायर भी होनी चाहिए। मतलब कंजूसी नहीं करनी है, हर सर्किट की अपनी अलग अर्थिंग। अच्छा, जब भारी लोड की बात आ ही गई है, तो ये मटेरियल वेस्टेज और लोड के आधार पर 3 फेज सप्लाई कब जरूरी होती है? तो इसमें एक बात पहले नोट कर लो एग्जाम के लिए। काम करते टाइम ना मटेरियल का वेस्टेज किसी भी हाल में 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, 5% मैक्सिमम। हाँ, अब सप्लाई की बात करें तो घरेलू वायरिंग में अगर लोड 3 किलोवाट तक है तो आप 230 वोल्ट की सिंगल फेज सप्लाई यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही लोड 4 किलोवाट से ऊपर जाता है ना,
तो मतलब 3 फेज लगाना पड़ेगा। एकदम सही। 4 किलोवाट से ऊपर 3 फेज अनिवार्य है। अच्छा, सुरक्षा की बात करें तो बाथरूम में तो पानी होता है, वहां अर्थिंग और ELCB का क्या रोल है? बाथरूम बहुत सेंसिटिव जगह है। नियम यह है कि कोई भी मेटालिक सिंक या बाथटब होना तो उसे अर्थ करना बहुत जरूरी है। और पावर सर्किट में मैक्सिमम 2 ही पॉइंट हो सकते हैं। और ELCB कहाँ लगाते हैं? जहां भी कुल लोड 5 किलोवाट से ज्यादा हो वहां ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर अनिवार्य है। और हाँ, अर्थिंग तार 14 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज से कम का नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जो हम MCB लगाते हैं उसकी रेटिंग का क्या फंडा है? फ्यूज या MCB को हमेशा उपकरण के रेटेड करंट का 150% पर सेट किया जाता है। वेट, अगर वो 150% पर सेट है तो 100% वाले ओवरलोड पर वो ट्रिप कैसे करेगी? अरे यही तो लॉजिक है। जब भारी मोटर स्टार्ट होती है ना तो उसे शुरू में एक झटका चाहिए होता है जिसे स्टार्टिंग करंट कहते हैं। वो नॉर्मल करंट से बहुत ज्यादा होता है। ओ, समझ गई। तो वो 1 सेकंड के झटके को सह लेगी, लेकिन लगातार ओवरलोड होगा तब ट्रिप कर जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक स्पेशल फैक्ट बताता हूँ। अपने यहाँ घरों में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई आती है ना, लेकिन हवाई जहाजों, पानी के जहाजों और कुछ यूरोपियन देशों में ये 110 वोल्ट होती है। 110 वोल्ट? विमानों में ऐसा क्यों? क्योंकि यार ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होता है, तो वहां 220 वोल्ट में स्पार्क और आग लगने का खतरा ज्यादा है। 110 वोल्ट पर आर्क बनने का रिस्क आधा हो जाता है। वाह, ये तो एकदम सॉलिड लॉजिक है। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जो रटने में हालत खराब कर देता है, इंसुलेशन वर्क और उनके तापमान। मोटरों और तारों के लिए ये रेटिंग्स कैसे याद रखें? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर हम इसे सीरीज में याद कर लेंगे। Y, A, E, B, F, H और C। कोई ट्रिक है क्या इसे याद करने की? हाँ, सबसे पहले Y आता है जो 90 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें 15 जोड़ दो तो A आ गया 105 डिग्री। ओके, और फिर 15 जोड़ा तो E हो गया 120 डिग्री। एकदम सही। अब थोड़े बड़े गैप आते हैं। B है 130 डिग्री, F है 155 डिग्री और H है 180 डिग्री। और C सबसे ऊपर होगा? हाँ, C होता है 180 डिग्री से ऊपर। चलो मैं लेटर बोलता हूँ, तुम तापमान बताना। वर्ग A। 90 में 15 जोड़ा तो 105 डिग्री। परफेक्ट। और वर्ग F? F B के बाद था ना, तो ये हुआ 155 डिग्री। क्या बात है, एकदम सही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आगे बढ़ते हैं। केबल्स की करंट रेटिंग और सब सर्किट समझते हैं। किसी केबल की धारा क्षमता निकालने का सूत्र है सामान्य क्षमता गुणा रेटिंग फैक्टर। और इसमें क्लोज्ड एक्सेस का भी कोई फॉर्मूला होता है ना? ब्रैकेट में कोर्स प्रोटेक्शन का रेटिंग फैक्टर बटे क्लोज प्रोटेक्शन का रेटिंग फैक्टर। अच्छा, ये तारों के साइज और करंट का क्या सीन है? बहुत सिंपल है। 0.96 mm² का पतला तार 5 एम्पियर के लिए होता है और मोटाई बढ़ेगी तो क्षमता बढ़ेगी। जैसे 16 mm² का तार सीधा 50 एम्पियर भारी करंट के लिए होता है। अगर सब कैलकुलेट करने पर न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे करेंगे? इसका बहुत बेसिक सूत्र है, उप परिपथ की संख्या बराबर कुल पॉइंट बटे 10। तो मान लो 16 लाइटें हैं और 8 पंखे हैं, इसका क्या होगा? तुम ही जोड़ो। 16 और 8 कितने हुए? 24 पॉइंट हो गए टोटल। तो 24 बटे 10 मतलब 2.4। हाँ, अब 2.4 सर्किट तो बन नहीं सकते, इसलिए हम इसे आगे बढ़ाकर 3 सब सर्किट मानेंगे। समझ गई। अच्छा, ये फिटिंग सामग्री में सैडल और एल्बो का क्या नियम है? सैडल हमेशा जंक्शन से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगते हैं। और एल्बो? छोटे मोड़ के लिए इस्तेमाल होता है जहां पूरा घुमाव देना मुश्किल हो। सही है। अब मेरे सबसे फेवरेट डाउट पर आते हैं। स्विच हमेशा किस तार में जोड़ा जाता है और इसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए? स्विच के टर्मिनल हमेशा पीतल के बने होते हैं और स्विच को ना हमेशा फेज या लाइव तार के सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। न्यूट्रल में क्यों नहीं लगा सकते? अगर न्यूट्रल में लगाया ना और पंखा बंद कर दिया, फिर भी पंखे के अंदर करंट मौजूद रहेगा। कोई मरम्मत के लिए छुएगा तो सीधा शॉक लगेगा। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। और जहां तक ऊंचाई की बात है, स्विच बोर्ड फर्श से ठीक 1.25 मीटर यानी 48 इंच पर होना चाहिए, वो भी प्रवेश द्वार के पास। अच्छा, काम के हिसाब से स्विच कितने टाइप के होते हैं? देखो, एक पंखे या बल्ब के लिए सिंगल पोल 1 वे स्विच लगता है और सीढ़ी की वायरिंग के लिए सिंगल पोल 2 वे स्विच। हाँ, वो जो 2 जगह से एक लाइट कंट्रोल करते हैं।
वही, अगर 3 या ज्यादा जगह से कंट्रोल करना हो तो मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट स्विच लगाते हैं। इसमें 2 टू वे और 1 इंटरमीडिएट स्विच होता है। और पुश बटन कहाँ लगते हैं? वो स्प्रिंग वाले होते हैं ना, घंटी, बजर या मशीन के स्टार्टर में। मेन स्विच और बाकी जो दीवार वाले स्विच होते हैं उनके बारे में भी बता दो। एक सीलिंग या पुल स्विच होता है, डोरी वाला। मेन स्विच के लिए डीपी स्विच होता है और सब स्टेशन में 30 से 1000 एम्पियर के लिए नाइफ स्विच लगाते हैं। और जो घरों की दीवारों में फिट होते हैं वो? जो पुराने जमाने वाले थे वो टम्बलर टाइप थे। आजकल जो बोर्ड के अंदर लगते हैं वो फ्लश टाइप हैं। 99% यही यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉगल स्विच लगता है और कूलर में रोटरी स्विच। लाइन सप्लाई काटने के लिए डीपी या टीपी मेन स्विच यूज करते हैं। आप सॉकेट और प्लग टॉप पर आते हैं। मेरा एक बड़ा आम सा डाउट है, 3 पिन प्लग में ऊपर की पिन हमेशा मोटी और लंबी क्यों होती है? ऊपर वाली पिन अर्थ के लिए होती है। लंबी इसलिए ताकि प्लग लगाते ही सबसे पहले अर्थिंग कनेक्ट हो। अच्छा, मतलब फेज और न्यूट्रल जुड़ने से पहले ही सेफ्टी हो जाए। बिल्कुल। और दानी पिन फेस के लिए होती है और बाई न्यूट्रल के लिए। और हाँ, जो डबल इंसुलेटेड चीजें होती है ना, उनमें 2 पिन प्लग ही लगता है। ओके, और लैंप होल्डर और डीबी लगाने की सही हाइट क्या है? लैंप होल्डर फर्श से कम 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर ऊपर होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी डीबी 1.5 मीटर। और होल्डर के भी टाइप्स होते हैं ना? हाँ, 200 वॉट तक के लिए बायोनेट कैप लगाते हैं। ट्यूबलाइट स्टार्टर में स्क्रू टाइप और 200 से 300 वॉट के बड़े लैंप में एडिसन स्क्रू टाइप। ओहो, काफी कुछ हो गया। एग्जाम से पहले ना मुझे क्विक रिवीजन चाहिए। क्या हम इस ब्लूप्रिंट को तेजी से दोहरा सकते हैं? डन। रैपिड फायर करते हैं। स्विच बोर्ड की हाइट 1.25 मीटर, डीबी 1.5 मीटर और लैंप होल्डर वो था 2.5 मीटर। करेक्ट। अर्थ वायर कम से कम 14 SWG, MCB रेटिंग 150% और सीडी की वायरिंग के लिए कौन सा स्विच? 2 वे स्विच लगता है। बेहतरीन। रिवीजन एकदम बढ़िया हो गया। हाँ, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। डेली नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। आज का हमारा जो फोकस है ना, वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मास्टर क्लास CBT 2 के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। हाँ, क्योंकि यार वायरिंग और केबल से तो भर भर के सवाल आते हैं एग्जाम में। बिल्कुल। मतलब आज हम वायरिंग सामग्री, आपके फ्यूज केबल्स और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं ना, महत्वपूर्ण IAS कोड्स, उन पर बात करेंगे। अरे हाँ, वो IAS कोड्स तो याद ही नहीं होते यार। हाँ, तो उन सबको और साथ ही वो जो केबल कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसे बहुत ही गहराई से डिकोड करेंगे। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिए। राइट, तो सबसे पहले क्या समझना है आज? तो शुरुआत करते हैं सीधे लाइट कनेक्शन से। सबसे पहला जो नाम आता है वो है गोलाथ एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। अच्छा, ये नाम थोड़ा अजीब है। ये नॉर्मल होल्डर से अलग होता है क्या? हाँ, मतलब इसका जो चूड़ीदार भाग होता है ना, वो प्लास्टिक का नहीं बल्कि पोर्सिलिन का बना होता है और ये हमेशा 300 वॉट से अधिक वाले उपकरणों में ही लगता है। वेट, 300 वॉट से ज्यादा? तो मतलब एग्जाम में सीधा सवाल यहीं से बनेगा कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। एग्जैक्टली। और इसका जवाब है जैसे स्टूडियो की बड़ी लाइट्स हो गई या गाड़ियों की हेडलाइट्स, फ्लड लाइट और जो फोकसिंग लैंप होते हैं ना, वहां। हाँ, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हीट होती है तो पोर्सलिन ही वो गर्मी सह पाएगा, वरना नॉर्मल होल्डर तो पिघल जाएगा। सही पकड़ा एकदम। और इसी लाइट वाले हिस्से में एक और छोटा डिवाइस होता है जिसे अडाप्टर कहते हैं। अडेप्टर मतलब वो जो हम नॉर्मल प्लग में लगाते हैं। हाँ, काम वैसा ही है। इसका काम बस एक लैंप होल्डर से दूसरा एक्स्ट्रा कनेक्शन लेना होता है। अच्छा, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? क्योंकि इसमें ज्यादा लोड तो नहीं दे सकते ना? बिल्कुल नहीं। मानक के हिसाब से बस 5 एम्पेयर और 250 वोल्ट तक ही इसकी लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, 5 एम्पेयर डन। अब फ्यूज वाले पार्ट पे आते हैं क्योंकि वहां से बहुत डाउट आते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी फ्यूज, जो पूरे सर्किट का रक्षक होता है। हाँ, पर फ्यूज हमेशा फेज तार के साथ सीरीज में ही जुड़ता है ना? मैंने कहीं पढ़ा था ये। बिल्कुल, ये रूल तो एकदम रट लीजिए। फ्यूज हमेशा फेज तार के साथ श्रेणीक्रम यानी सीरीज में ही लगेगा। अगर पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा? तो करंट बाईपास हो जाएगा और फ्यूज उड़ेगा ही नहीं, सीधा उपकरण जल जाएगा। बाप रे, ये तो खतरनाक है। अच्छा, तो इसमें जो किट कैट फ्यूज होता है वो किस चीज का बना होता है? वो मेनली पोर्सलिन या बेकेलाइट का होता है और इसकी रेंज काफी बड़ी होती है। मतलब 5 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर तक जाती है। वाओ, 3000 एम्पियर तक? पर एग्जाम में ना वो कार्टेज फ्यूज के वायर का मटेरियल बहुत पूछते हैं यार, वो क्या होता है? हाँ, वो बहुत रिपीटेड सवाल है। तो कार्टेज फ्यूज पहली बात तो पूरी तरह से एयरटाइट होता है, कांच या पोर्सलिन ट्यूब में बंद होता है। राइट, और उसका तार?
उसका तार कोई नॉर्मल कॉपर नहीं बल्कि एक मिश्र धातु होती है। मतलब कौन सी धातु का मिक्सचर? तांबा 63% और टिन 37%। ये अनुपात एकदम याद रखना है। अच्छा, 63% तांबा और 37% टिन। और इसकी क्षमता कितनी होती है? ये थोड़े छोटे लेवल के होते हैं, 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक ही काम करते हैं। ओके, तो ये तो हो गए नॉर्मल फ्यूज। हाँ, अब ये तो हो गए छोटे फ्यूज, लेकिन जहां बहुत हेवी करंट होता है ना, जैसे सब स्टेशन में, वहां HRC फ्यूज लगाते हैं। HRC मतलब हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, राइट? एकदम सही। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके तार के चारों ओर एक अचालक चूर्ण भरा होता है, जिसे इंसुलेटिंग पाउडर कहते हैं। अच्छा, वो पाउडर क्यों भरते हैं अंदर? क्योंकि जब हैवी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो आग की बहुत बड़ी चिंगारी यानी आर्क बनती है। ये पाउडर तुरंत उस गर्मी को सोखकर चिंगारी को बुझा देता है। क्या बात कर रहे हो? मतलब अंदर ही अंदर आग बुझाने का सिस्टम? हाँ बिल्कुल। और ये HRC फ्यूज नंगे तारों वाले उपकेंद्रों में लगते हैं। इनकी क्षमता 30 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक होती है। और शायद ये मोटर स्टार्ट होने पर तुरंत ट्रिप भी नहीं होते ना? हाँ, फालतू में फ्यूज ना उड़े। अच्छा, एक डाउट और था, ये गोलाकार फ्यूज और सीलिंग रोज का क्या चक्कर है? ये भी PDF में है। गोलाकार फ्यूज बस एक गोल डिब्बी जैसा होता है, बैकेलाइट या पोर्सलिन का। और सीलिंग रोज तो आपने देखा ही होगा अपने घर की छतों पर। हाँ, वो पंखे या ट्यूबलाइट के ऊपर जो गोल सा लगा होता है। हाँ वही, सेम चीज। इसकी क्षमता भी 5 एम्पियर 250 वोल्ट होती है, और ये 2 प्लेट या 3 प्लेट प्रकार का होता है। 3 प्लेट वाला कब यूज करते हैं? जब हमें पंखे के साथ साथ उसी जगह से एक और एक्स्ट्रा कनेक्शन लेना हो, तब 3 प्लेट काम आता है। समझ गई। तो सुरक्षा उपकरण तो हो गए, अब तारों के बारे में बता दो। हाँ, सुरक्षा उपकरणों के बाद अब सीधा तारों पर आते हैं, मतलब वो माध्यम जिससे करंट असल में बहता है। तांबा या एल्यूमिनियम ही इस्तेमाल होता है ना मेनली? हाँ, मुख्य सामग्री यही 2 हैं। और घरों में जो पंखे की वायरिंग होती है ना, उसमें अमूमन 1.5 स्क्वायर mm का तांबे का तार इस्तेमाल होता है। और वो वायर गेज का क्या नियम है? वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। बहुत सिंपल है, बस उल्टा सोचना है। गेज का नंबर जितना ज्यादा होगा, तार उतना ही पतला होगा। ओहो, मतलब नंबर बड़ा तो तार पतला हुआ। बिल्कुल, मतलब सबसे छोटी तार गेज की संख्या 40 होती है, जो कि बहुत ही बारीक तार होता है। अच्छा, तो 40 नंबर सबसे पतला तार होगा, राइट? और एक टर्म है VIR, जिसका फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में। हाँ, VIR मतलब वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ये इंसुलेशन का एक टाइप है। यार, एग्जाम में तारों के प्रकार से और कैसे सवाल बनते हैं? तो मेनली 6 प्रकार के तारे हैं जो आपको एकदम रटने हैं। पहला है कंडक्टर वायर, जो नंगे तार होते हैं। हाँ, वो तो बाहर ओवरहेड केबल्स में दिखते हैं, खंभों पर। और दूसरा है इंसुलेटेड वायर, जिस पर PVC या रबर की परत चढ़ी होती है। और तीसरा है फ्लेक्सिबल वायर, जो हमारे पंखे या छोटे मोड़ने वाले उपकरणों में लगता है। अच्छा, और हाई वोल्टेज वाला तार कहाँ लगता है? वो ट्रांसमिशन लाइन में लगता है, ये चौथा प्रकार है। और पांचवा है कम वोल्टेज वायर, जो बस 12 या 24 वोल्ट वाले छोटे सर्किट के लिए होता है। और छठा प्रकार कौन सा है जो सबसे अलग है? छठा है शील्डेड वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिग्नल इंटरफेरेंस रोकने के काम आता है, मतलब बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरों को रोकता है। वाओ, इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे आपके Cat 5 या Cat 6 इंटरनेट वाले लैन केबल्स होते हैं ना, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ये 6 प्रकार तो एकदम क्लियर हो गए। अब आगे क्या है? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं, और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बिल्कुल दोस्तों, ये सब कर लेना। और अब आगे क्या समझना है हमें? अब इन तारों को ब्लूप्रिंट या नक्शे पर कैसे दिखाते हैं, वो विद्युतीय ग्राफीय चिन्ह यानी सिंबल्स रिवाइज कर लेते हैं PDF के हिसाब से। हाँ, वो वायरिंग सर्किट सिंबल्स बहुत आते हैं और कंफ्यूज भी बहुत करते हैं। तो ध्यान से सुनो। SB लिखा है तो मतलब स्विच बोर्ड, DB मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और MDB मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और मशीन स्विच को MS लिखते हैं ना? हाँ, और मीटर को M से दर्शाते हैं। अब लाइट पॉइंट के लिए OL, और अगर वाटर टाइट पॉइंट है जहां पानी लग सकता है तो OWT। और ट्यूबलाइट का सिंबल क्या है? वो अलग होता है क्या? वो OT होता है। फिर प्लग पॉइंट का अलग सिंबल है, और पंखे का सिंबल तो वो गणित के अनंत यानी इन्फिनिटी जैसा होता है। अच्छा, हाँ, वो लेटा हुआ 8 या इन्फिनिटी वाला याद है। और जंक्शन बॉक्स को कैसे दिखाते हैं? जंक्शन बॉक्स को J से, और वॉल क्रॉसिंग यानी दीवार के आर पार जाने वाले तार को X से दिखाते हैं। यार, वो स्विच वाले सिंबल्स भी थोड़े बता दो ना। 1 वे 2 वे वाले एग्जाम में चित्र देके पूछ लेते हैं। हाँ, तो 1 वे स्विच सिंगल 2 या 3 पोल हो सकते हैं, और 2 वे स्विच भी होता है। इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल 4 बिंदुओं के बीच एक क्रॉस जैसा होता है। और पुश बटन का?
पुश बटन का सिंबल एक उल्टे टी के आकार का होता है। फिर सॉकेट आउटलेट और लैंप का गोले में क्रॉस वाला सिंबल होता है। फ्यूज और घंटी का भी स्पेसिफिक निशान होता है ना? बिल्कुल। फ्यूज एक आयत के बीच से जाती रेखा होती है और घंटी एक उल्टे प्याले जैसी होती है, जबकि बजर सीधे प्याले जैसा होता है। अर्थ पॉइंट का भी सिंबल है क्या इसमें? हाँ, अर्थ पॉइंट में नीचे जाती हुई लाइनें होती हैं जो छोटी होती जाती हैं। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर और टर्मिनल स्ट्रिप के भी फिक्स सिंबल्स हैं। पीडीएफ में एक बार देख लेना। राइट। तो ये ब्लूप्रिंट वाली भाषा तो हो गई। अब सिंबल से बाहर निकलकर असल इंडस्ट्रियल वायरिंग के प्रैक्टिकल नियम समझते हैं, जो बहुत सख्त होते हैं। इंडस्ट्री में तो बहुत हेवी काम होता होगा ना, घरों से तो बिल्कुल अलग। हाँ, वहाँ 3 फेज 4 वायर प्रणाली का उपयोग होता है और पाइपिंग के लिए प्लास्टिक नहीं बल्कि गैल्वेनाइज्ड दृढ़ कंड्यूट पाइप यानी भारी जीआई पाइप लगता है। मतलब मजबूती बहुत जरूरी है वहाँ। बिल्कुल। और अर्थिंग के लिए IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल की लीड 8 SWG कॉपर या GI से कम पतली नहीं होनी चाहिए। वेट, सुरक्षा उपायों और फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं एग्जाम में, ये बताओ। देखो, एक फैक्ट है, सर्किट ब्रेकर में जो चिंगारी निकलती है ना, उससे बुझाने के लिए तेल का प्रयोग होता है। ये सवाल बहुत आता है। तेल से आग बुझाते हैं? क्या बात करो, ये तो उल्टा हो गया ना। नॉर्मल तेल नहीं यार, वो स्पेशल डाइइलेक्ट्रिक ऑयल होता है जो ऑक्सीजन को रोककर आग को ठंडा कर देता है। वाह, ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। और इसके अलावा ऊंची इमारतों पर लाइटनिंग अरेस्टर्स लगते हैं बिजली से बचाने के लिए, और इंसानों को करंट से बचाने के लिए ELC भी लगाते हैं। ELC भी मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ना? बिल्कुल। और एक फॉर्मूला एकदम रट लो, इस पर न्यूमेरिकल आता है। विद्युत रोधन प्रतिरोध यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस बराबर 50 बटे परिपथ के उपयोग बिंदुओं की संख्या। अच्छा, 50 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ पॉइंट से, और ये वैल्यू हमेशा मेगा ओम में आती है, राइट? एकदम सही। और हाँ, एक और चीज, पावर वायरिंग हीटिंग या कूलिंग के भारी लोड के लिए होती है और कंट्रोल पैनल वायरिंग सिर्फ कनेक्शन देखरेख के लिए होती है। फील्ड वर्सेस फैक्ट्री वायरिंग का यही मेन अंतर है। समझ गई। पावर वायरिंग मतलब मसल्स और कंट्रोल वायरिंग मतलब नर्वस सिस्टम। राइट, बेहतरीन एग्जाम्पल। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिससे सबको डर लगता है, भारत सरकार के स्टैंडर्ड IS कोड्स। यार सच में ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कौन कौन से याद रखने इसमें से? बस ये 10 कोड्स याद कर लो, काम हो जाएगा। IS 732 वायरिंग इंसुलेशन के लिए और 884 विद्युत घंटी के लिए। अच्छा, घंटी के लिए 884 और इंसुलेशन के लिए कौन सा है? IS 5578 और IS 11353 इंसुलेटेड चालक और मार्किंग के लिए होते हैं। इसके अलावा IS 13234 3 फेज AC शॉर्ट सर्किट के लिए है। और पावर फैक्टर वाला कौन सा है, वो भी तो आता है? वो है IS 7752। फिर लाइटिंग की बात करें तो हॉस्पिटल लाइटिंग का IS 4347 है और इंडस्ट्रियल लाइटिंग का IS 6665 या 2672 है। काफी सारे नंबर्स हैं। और स्विच के लिए कौन सा है? स्विच और कंट्रोल गियर के लिए IS 10-118 है। लेकिन सबसे जरूरी एक डाउट क्लियर कर दूं, जो हर बार पूछा जाता है। हाँ यार, ये अर्थिंग और सेफ्टी के लिए कौन से कोड है, वो हमेशा मैं भूल जाती हूँ और मिक्स हो जाते हैं। तो इनको दिमाग में बिल्कुल छाप लो। अर्थिंग प्रैक्टिस के लिए IS 3043 होता है और विद्युत कार्य सुरक्षा के लिए IS 5216 होता है। 3043 अर्थिंग के लिए और 5216 सेफ्टी के लिए। डन, ये तो याद हो गए। अब आखिरी और सबसे क्रिटिकल पार्ट पर आते हैं, सेफ्टी के लिए सही साइज के केबल का चुनाव करना। इसमें मोटर के स्टार्टिंग करंट का कुछ रोल होता है ना? मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा था। बहुत बड़ा रोल होता है। सिद्धांत यह है कि मोटरें स्टार्ट होते समय अपने पूर्ण कार्यभार धारा का 5 से 7 गुना अधिक करंट खींचती हैं। बाप रे, 5 से 7 गुना तो यार तार तुरंत जल नहीं जाएगा इतनी गर्मी से। इसीलिए तो मुख्य नियम बनाए गए हैं कि केबल का माप हमेशा पूर्ण कार्यभार धारा यानी फुल लोड करंट के 1.5 गुना के अनुसार निकाला जाता है। अच्छा, मतलब 1.5x का रूल लगता है हमेशा। हाँ, ये एकदम थंब रूल है और इसके लिए PVC, एल्यूमिनियम और कॉपर की केबल क्षमता तालिका दी गई है सोर्सेज में। यार उस तालिका में एक डाउट है, अगर नली या पाइप में कोर की संख्या बढ़ती है तो क्षमता पर क्या फर्क पड़ता है? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखो, अगर 2.5 mm² एल्यूमिनियम का एक सिंगल कोर तार है तो वो 24 एम्पेयर सह लेता है। ओके, और अगर ज्यादा कोर एक साथ कर दें तो? अगर एक ही बंद नली में 2 कोर हों तो वो रेटिंग 24 से बढ़नी चाहिए थी ना, पर असल में वो 27 एम्पियर या कंडीशन के हिसाब से कम हो जाती है प्रति कोर के हिसाब से देखें तो। मतलब गर्मी बाहर नहीं निकल पाती तो तार जल्दी गर्म हो जाता है। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि कोर की संख्या और आकार बढ़ने पर करंट रेटिंग बदल जाती है क्योंकि गर्मी शेयर होने लगती है। समझ गए।
1.5 गुना का ये नियम औद्योगिक और घरेलू दोनों में लागू होता है ना, ताकि एक प्रॉपर सेफ्टी मार्जिन रहे। एकदम सही। तो दोस्तों, अब समाप्ति की ओर बढ़ते हुए मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। वो क्या है? सोचिए दोस्तों, अगर हम 1.5 गुना सुरक्षा मार्जिन का ये नियम ना माने और बिल्कुल बॉर्डरलाइन करंट का तार लगा दें, तो गर्मियों में जब तापमान बढ़ेगा तो केबल्स का क्या हाल होगा? तब तो तापमान की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और पूरा सिस्टम ही मेल्ट होके फेल हो सकता है। एग्जैक्टली। यह प्रतिरोध और तापमान के रिश्ते का एक गहरा कॉन्सेप्ट है, जिस पर आप लोग खुद से विचार कीजिएगा। बहुत ही शानदार सवाल है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। डेली रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, PYQ लगाइए, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक, सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फोकस रहिए और सिलेक्शन के लिए मेहनत करते रहिए।